हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आरबीएसई बोर्ड 2025 फिजिक्स के चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ। इस चैप्टर से इस साल बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं और जिसमें से एक एमसीक्यू है, मतलब एबेसेदे वाला सवाल है, एक रिक्त स्थान की पूर्ति करो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। वो 2 आने वाले हैं। ठीक है, वो कितने आने वाले हैं? वो 2 आने वाले हैं। तो आधा नंबर यहाँ से, आधा नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से, तो टोटल 3 हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। अगर ये सारे के सारे छोटे ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये बात समझिए कि इस चैप्टर से कहीं कोई डेरिवेशन नहीं आने वाला। आपको बहुत छोटी छोटी लाइनें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मेन पार्ट क्या है? हमें डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, हमें क्या देखनी है? परिभाषाएं देखनी है। हमें मात्रक और विमा देखनी है। ठीक है, हमें मात्रक और क्या देखना है? विमा देखना है, मतलब यूनिट और डायमेंशन देखना है। फिर इसी के साथ में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनको पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूलाज को याद रखना है, फॉर्मूलाज का कोई डेरिवेशन नहीं देखना। वैसे भी इस चैप्टर के अंदर एक ही डेरिवेशन है, एक को 2 ही डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन नहीं देखना है हमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट आता हूं कि इस साल कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर। इसके बाद में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले बच्चे जो देखते हैं वही मैं पहले बता देता हूं। देखो, चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल से होती है, दंड चुंबक से होती है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? जिसके एक तरफ एन पोल हो और दूसरी तरफ एस पोल बन रहा हो, वो द्विध्रुव होगा। तो बार मैग्नेट, दंड चुंबक उदाहरण है चुंबकीय द्विध्रुव का। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो है वो भी आपके मैग्नेटिक डाइपोल का एक एग्जाम्पल है। फिर सोलेनोइड जो होता है, करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है, धारावाही परिनालिका है, वो भी दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका मतलब वह भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है, वह भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसके एग्जाम्पल मैग्नेटिक डाइपोल जहां पर भी आए क्वेश्चन के अंदर समझ जाइएगा, या तो बार मैग्नेट की बात कर रहा है, या कॉइल की बात कर रहा है, या फिर सोलेनोइड की बात कर रहा है। अपने दिमाग में इमेजिन बना लीजिएगा ना, एक इमेज बना लीजिएगा और ये ध्यान में रखिएगा वो एक तरफ एन और एक तरफ एस की बात कर रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला मैं आपको कहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। इसके 1 या 2 गुण पूछ सकता है, 2 प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या फिर इसमें क्वेश्चन डाल सकता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, काटती क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां वो काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है, है ना। 2 दिशाएं होंगी जो पॉसिबल नहीं है। फिर आपको और क्या पूछ सकता है? किसी भी मैग्नेट के लिए फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। तो फील्ड लाइन क्या होंगी आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और एस में आती हैं। ठीक है, फिर हम कुछ ऐसी फील्ड लाइन बनाते हैं, यू बनाते नहीं बनाते, इस तरीके की, यहां से निकलती है, यहां पे आएंगी, यहां से निकलेंगी और यहां पे आएंगी। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, मैं ऐसे नहीं बना रहा हूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको क्या पूछ सकता है, ये धारावाही कुंडली के कारण भी पूछ सकता था। धारावाही कुंडली के कारण कैसा? एक कुंडली बना दो, कॉइल ऐसा जिसमें करंट ऐसी जा रही हो। ठीक है, अब कॉइल में करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से ऐसे निकलेंगी। ये इस तरीके से आप बना सकते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा, एन से निकलती हैं और एस में प्रवेश करती हैं, ये ध्यान में रखना। चलिए, फिर गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये मैं आपको ऐसा ही बता देता हूं, बी डॉट डी एस की बात कर रहा हूं, डी एस है ये। ठीक है, हमेशा 0 होता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव 0 होता है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0।
ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इस साल बन भी सकता है, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, फिर इसका एक और पार्ट अपन डिस्कस करेंगे कि अगर ये जीरो ना हो, अगर एकल ध्रुव हो तो क्या होगा। हाँ चलो, इसमें एक और चीज बताता हूं, ये कई बार ये भी पूछ लेता है कि गाउस लॉ किस चीज को इंडिकेट करता है, या व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गाउस लॉ, है ना। गाउस के नियम का उद्देश्य क्या है, चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम का उद्देश्य क्या है, या फिर ये किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो ये बात ध्यान में रखना है, मैग्नेट में यूनिपोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो यूनिपोल, एकल ध्रुव, हिंदी में बोलते हैं बच्चों एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं हो सकता, किसी भी चुंबक में एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं हो सकता, उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे चुंबक में, N और S दोनों साथ में चलेंगे, ये बात सदैव ध्यान में रखना, है ना। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिपोल इन मैग्नेटस और इन मैग्नेट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, मैग्नेटाइजेशन को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, हिंदी में बच्चों चुंबकत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकत्व, या फिर चुंबकत्व की तीव्रता, ये एक ही बात है, चुंबकत्व की तीव्रता एक ही बात है, चुंबकीय तीव्रता नहीं बोल रहा हूं मैं, चुंबकत्व की तीव्रता बोल रहा हूं। मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक ही बात है, आपकी बुक में इसे M से डिनोट किया गया है, कैपिटल M जहां लिखा हुआ है वहां यही है, इसकी डेफिनेशन ध्यान में रख लीजिएगा। मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, कैपिटल M इज इक्वल्स टू M नेट डिवाइडेड बाय कैपिटल V, स्मॉल m लिखा है मैंने, स्मॉल m नेट डिवाइडेड बाय कैपिटल V, ये क्या चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि जब भी किसी पदार्थ को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है ना, जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। किसी पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके एकांक आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकत्व कहलाता है। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे H से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकत्व की तीव्रता नहीं, चुंबकीय तीव्रता, जिस बाह्य क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकत्व हेतु रखा जाता है वो होता है चुंबकीय तीव्रता, है ना। द एक्सटर्नल फील्ड इन विच एनी मटेरियल इज पुट इन टू बी गेट मैग्नेटाइज्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए आगे देखो, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परिभाषा आपको देखनी है, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, और लोह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इनके गुण आपको अच्छे से पता होने चाहिए, छोटे छोटे गुण। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, या फिर आप इन्हें ऐसा याद कर सकते हैं कि जब आप इन्हें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, है ना। विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर विच आर मूव फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसा। अनुचुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, वो अनुचुंबकीय हो गए। लोह चुंबकीय भी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, मतलब लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने वाले ये दोनों हो जाएंगे। बस इसमें ज़्यादा तेजी से भागेगा, इसमें थोड़ा कम तेजी से भागेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पूछता है, डाया का मतलब होगा बच्चों प्रतिचुंबकीय, पैरा का मतलब होगा अनुचुंबकीय, और इसका मतलब होगा लोह चुंबकीय।
इसके एग्जाम्पल पूछता है तो प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल बिस्मिथ, कॉपर, लेड, वाटर, NaCl ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो, इवन आपका Au भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। Au मतलब सोना, है ना, वो भी डायमैग्नेटिक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलो, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय के एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन अच्छे एग्जांपल हैं। लोह चुंबकीय के Fe, Ni और कोबाल्ट मतलब लोहा, निकल, कोबाल्ट। अल्निको भी एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो, लोह चुंबकीय की मिश्र धातु है। ठीक है, जिससे आप क्या बनाते हैं, एक दंड चुंबक बना सकते हैं मिला करके। ठीक है, फिर फॉर्मूला जो पूछे जाते हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। पहला जो पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल मतलब किसी भी दंड चुंबक मान लीजिए, बार मैग्नेट मान लीजिए, उसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय r3। अब जहां जहां k का मतलब क्या होता है, 1/4πε0, ये और ध्यान में रखना। तो जहां जहां 1/4πε0 है, वहां वहां μ0/4π आएगा, वहां वहां μ0/4π आएगा। ध्यान में रखना, कहने का मतलब ये है कि जहां 1/ε0 है वहां μ0 आएगा यहां पर। ठीक है, चलो, p की जगह यहां पे ले ली स्मॉल m ने, 2 ऐसा का ऐसा, r3 ऐसा का ऐसा, तो अक्ष पर वहां पे था 2 इंटू 1/4πε0 p डिवाइडेड बाय r3, यहां पर आ गया μ0/4π इसकी जगह, फिर 2m डिवाइडेड बाय r3, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे निरक्ष पर कितना होता है, ये 2 हट जाएगा और ऐसा का ऐसा। ठीक, फिर वहां पे टॉर्क क्या हुआ करता था, P क्रॉस E हुआ करता था क्या बच्चों, यही हुआ करता था ना, बलागुण यही होता था। बलागुण यहाँ पे P की जगह M आएगा, जहां जहां P है वहां वहां M है, वहां वहां है, और जहां जहां विद्युत क्षेत्र है वहां वहां B है। ठीक है, तो ध्यान में रखो, क्या क्या ध्यान में रखना है, वापस से फॉर्मूले का तरीका बताता हूं। जहां 1/ε0 है वो कन्वर्ट होगा μ0 में, जहां P था वो कन्वर्ट होगा स्मॉल m में, जहां E था वो कन्वर्ट होगा B में। बस ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ, इसका अगर वेक्टर में लिखो तो वेक्टर में कितना होगा, μ0/4π टू स्मॉल m वेक्टर डिवाइडेड बाय r3। और इक्वेटोरियल में आपको याद होना चाहिए माइनस का साइन लगता था, नहीं लगता था, अरे निरक्ष में माइनस का साइन लगता था ना, नहीं, निरक्ष में माइनस का साइन लगता है। तो अगर वेक्टर में लिख करके आ रहे हो ना बच्चों, तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, अगर वेक्टर में नहीं लिख के आ रहे हो तो ये ठीक है। चलो, बलागुण हो गया। फिर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे होता था माइनस का P डॉट E माइनस P E cos थीटा, यहां पे हो गया माइनस का M डॉट B। सिंपल है, सिंपल है। फिर चुंबकत्व की परिभाषा मैंने आपको बताई दी थी, M नेट डिवाइडेड बाय V। फिर चुंबकीय प्रवृत्ति एक बढ़िया सवाल है बच्चों, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये पूछता है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बनता ही है। तो हम क्या बोलेंगे, चुंबकत्व की तीव्रता एवं चुंबकीय तीव्रता का अनुपात, या चुंबकत्व एवं चुंबकीय तीव्रता का अनुपात ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। यह एक विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, मतलब यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नॉन एज ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता है, ये बहुत सारे फॉर्मूले से दिया जा सकता है, μ0 Ni से भी दिया जा सकता है। अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो आप देखेंगे I के ऊपर डिपेंड करता है H, μ0 की जगह μ0 ही है, Ni की जगह μRH है। तो I के ऊपर कौन, H डिपेंड करता है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर H की डायरेक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। फिर ये पूछता है क्या भाई, चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है, μr इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, या फिर ये हो जाएगा काई एम इज इक्वल्स टू μr माइनस 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी
माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। म्यू आर की जगह 1+chi_m लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला बनते हैं, ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं, तो इन्हीं फॉर्मूला से डेफिनेशन बन जाती है आपकी। ठीक है, तो ये याद रखोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से एक नंबर में वो न्यूमेरिकल डालता है तो बता रहा हूं क्या होगा। द पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्रोमियम हैज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस वन, ये माइनस आएगा भैया। फाइंड इट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं हिंदी में समझा देता हूं। आपको क्या दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी है chi_m, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी, 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट लेस है। अब आपको क्या बोल रहा है, एक तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्रोमियम की मतलब म्यू, और एक रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, तो म्यू आर लगाओ, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1+chi_m, यही होगा 1+ काई की वैल्यू 2.7 इंटू ये, इसको आप ऐसा लिखोगे 0.00027, दैट इज 1.00027। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। चलो फिर म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट 4π इंटू 10⁻⁻7 है ना, म्यू नॉट 4π इंटू 10⁻⁻7, और म्यू आर का वैल्यू ये उठा करके रख देना, और सॉरी ये, हाँ यही है, ये उठा करके रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ मिला नहीं मिला, क्लियर हुआ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई। एक चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। यहां से क्वेश्चन बनेगा और बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में मेरे को लगता है यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके लिए म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से अधिक होता है, और ये सभी के लिए 0 से अधिक होता है, सभी के लिए धनात्मक होता है, ये बात ध्यान में रखना। धनात्मक एवं अत्यल्प, है ना, पॉजिटिव एंड वेरी लेस, बहुत कम होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर इनके लिए chi_m की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। chi_m इज लेस देन 0, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, लेस देन 0 होगा तभी जाकर के तो ऋणात्मक होगा, है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। डन हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैं इसको म्यू आर को ऐसा लिख सकता था, म्यू आर इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर 1 से कम होगा तभी जाकर के ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि chi_m क्या होता है वो समझिए, chi_m इज इक्वल्स टू म्यू आर -1, इसमें से 1 घटाओगे तभी तो आएगा। ठीक है, सिंपल मोटा मोटा 2 चीज याद रखना। क्या याद रखोगे बच्चों, एक तो म्यू आर पॉजिटिव होता है और chi_m नेगेटिव होता है, जिसका भी chi_m नेगेटिव दिखाई दे वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और अगर chi_m -1 है, क्या है, -1 है, तो फिर वो प्रतिचुंबकीय तो है ही, इसी के साथ में आप बोलोगे वो सुपर कंडक्टर है। वो क्या है, सुपर कंडक्टर। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सुपर कंडक्टर के लिए chi_m क्या होता है, -1 होता है। अगर chi_m -1 है तो म्यू आर कितना हो जाएगा सुपर कंडक्टर्स के लिए, 0 हो जाएगा। ये ध्यान में रखने लायक बात है, आगे मैं और समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, ऐसा का ऐसा अगर मैं यहां पे देखूं, इनके लिए म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा होती है, बट लेस, लेकिन कम, मतलब धनात्मक है यहां पर अभी भी, पर अल्प है। धनात्मक और अल्प, पॉजिटिव है लेकिन कम है
है ना, लेस है। एग्जाम्पल बताऊं, कुछ ऐसा 1.0027 जैसा अभी ऊपर आया, ठीक है, 1.05 कुछ इस तरीके का, एक से ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन ज्यादा भी ज्यादा नहीं है। इनके लिए डाया के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, 1.0085 ऐसा, 1 नहीं आएगा, सॉरी 0.0085 ये डाया के लिए, लेकिन यहां पे 1 और लग जाएगा, ठीक है। अगर ये एक से ज्यादा है तो इनका काईएम भी क्या होगा, वो मोर देन 0 होगा। मोर देन 0 बोल रहा हूं, एक से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा, मोर देन 0 ही है। तो हम बोलेंगे इनका काईएम क्या होगा, पॉजिटिव है, धनात्मक है इनका भी, लेकिन ये भी कम है, ये भी कम है। देख लो ना अब यहां पे देखो इसका काईएम देखो कितना था, 0.00027 पैरामैग्नेटिक तो था, ठीक है। तो 0 से ही ज्यादा है, एक से ज्यादा नहीं है, 0 से ही ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपका काईएम का वैल्यू भी 1 से बहुत ज्यादा है। मतलब आप इनके लिए काईएम देखोगे तो देखोगे 999, 990, 800, 600 कुछ ऐसा देखोगे, इनके लिए काईएम की वैल्यू होती है फेरोमैग्नेट्स के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। मैं इस सारी रामायण को एक बार के लिए हटा देता हूं, छोटा छोटा याद रखो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या, डाया के लिए म्यू आर का वैल्यू 0 से ज्यादा, इसके लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से ज्यादा, और इसके लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा, ठीक है ये बात। तो फिर इनके लिए काईएम की वैल्यू 0 से कम होती है, इनके लिए काईएम की वैल्यू मोर देन 0 होती है बट लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो मैं लेस देन 1 बता देता हूं बट मोर देन 0 आएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फिर इनके लिए काईएम का वैल्यू भी मोर देन 1 होता है, ये थोड़ा सा हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जो बता रहा था दो चीजें, क्या भैया, पहला फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को हम बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। निर्वात के लिए ध्यान में रखिएगा म्यू आर हमेशा 1 होता है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक है। अगर म्यू आर 1 है तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस काईएम होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1 प्लस काईएम की वैल्यू कितनी, 1, तो काईएम की वैल्यू कितनी, 0। तो निर्वात के लिए दो चीजें ध्यान में रखोगे, म्यू आर का वैल्यू 1 होता है और काईएम का वैल्यू 0 होता है, पूछता है यहां से। और दूसरा सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स में एक मेसनर इफेक्ट काम करता है बच्चों। मेसनर इफेक्ट बोलता है कि सुपर कंडक्टिविटी के अंदर, सुपर कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अतिचालकता, अतिचालकता, यस, है ना। तो अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र 0 है, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो म्यू आर का वैल्यू 0 है, ठीक है। और अगर म्यू आर का वैल्यू 0 है तो फिर काईएम का वैल्यू -1 होगा, -1, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि सुपर कंडक्टिविटी, और यही मेसनर इफेक्ट है कि पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, अर्थात चुंबकीय पारगम्यता 0 एवं चुंबकीय प्रवृत्ति -1 के तुल्य होती है, मेसनर इफेक्ट है ये, ठीक है। चलो वापस से, फ्री स्पेस म्यू आर 1 है और काईएम 0 है, चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0। फिर सुपर कंडक्टर्स म्यू आर 0 है, काईएम -1 है, क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चालू करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वहां से लिख दीजिएगा। दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण m1 और m2 हैं, इनके मध्य का कोण थीटा है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। अगर ये एक एक के हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये P और Q वेक्टर पढ़ाया गया आपने,
P वेक्टर इधर, Q वेक्टर इधर, इनके बीच में थीटा कोण, तो रिजल्टेंट R इधर ही जाएगा। तो R को क्या लिखते थे, R इज इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। याद आ रहा है क्या? सेम वो का वही है। रिजल्टेंट M इज इक्वल्स टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। ध्यान में रखना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग क्यों करते हैं? एक बढ़िया सवाल है। क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट हो जाता है। बाय रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर मैग्नेटिक कैपेबिलिटी कैन ऑल्सो बी जीरो और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। ठीक है, आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो इनका खुद का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी जीरो हो जाता है। और अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से बताऊं, जो कि अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम बोलते हैं इनकी धारणशीलता बहुत ज़्यादा होती है एवं निग्राहिता बहुत कम होती है ना। इनका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कोरस्टिविटी बहुत कम होती है। ये एक अलग तरीका है, लेकिन अभी ये है नहीं, दोनों टॉपिक है नहीं, तो आप कुछ इसी तरीके से लिखिएगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अरे विद्युत चुंबक तो वही होगा ना, विद्युत धारा दोगे तो चुंबक, विद्युत धारा नहीं दोगे तो चुंबक नहीं। भूचुंबकत्व अब है नहीं, दिक्पात का कोण और ये हट गए। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए शैथिल्य वक्र अब है नहीं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्यूरी ताप वाला पदार्थ है? अभी है नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, कोबाल्ट का क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब क्यूरी टेम्परेचर अब रहा नहीं है सिलेबस का पार्ट। ठीक है, हाँ चलो, तो भी आपकी बुक में क्यूरी टेम्परेचर के नाम पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जरूर दिया हुआ है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक के लिए लिखा हुआ है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी आती है, उनकी चुंबकीय गुणों में कमी आती है, पैरा के लिए भी और फेरो के लिए भी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, हालांकि फेरो के लिए ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, आप बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि दोनों के लिए, किस किस के लिए बच्चों, पैरा के लिए और फेरो के लिए, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके चुंबकीय गुण कम हो जाएंगे, है ना, उनके चुंबकीय गुणों में कमी आती है। चलो, किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा, बताओ। करंट सर्कुलर कॉइल बताया था क्या? ऐसा करंट बता देना। और फिर बताया था कि कुछ इस तरीके से, है ना, फील्ड लाइन को ड्रॉ करके आइएगा। लोहे का क्यूरी ताप, ये ध्यान में रखिएगा 1043 है, लेकिन अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो भी आप ध्यान में रखें कि अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम ऐसे पदार्थ को यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो, आसानी से खत्म नहीं किया जा सके। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और मैं इसे अच्छे शब्दों में कहूं तो उनके लिए कोरस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, निग्राहिता ज़्यादा होनी चाहिए। वर्ड को गौर कर लो, निग्राहिता ज़्यादा। ठीक है, फिर मैंने बोला था अनुचुंबकीय पदार्थ छाटिए। ठीक है, कौन कौन सा होगा भैया अनुचुंबकीय पदार्थ? एग्जाम्पल मैं वहां पे आपको बता चुका हूं। ठीक, मेरे हिसाब से बिस्मिथ, कॉपर और शीशा, ये तीनों जो है ना, ये प्रतिचुंबकीय है, डाया है। ठीक है, सोडियम और एल्यूमिनियम जो है वो पैरा है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण मैंने आपको कहा था पूछा जाता है, 1 नंबर का भी पूछ लेगा, यहाँ 2 नंबर का है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर पूछा गया है, तो कोई सा भी एग्जाम्पल या फिर डेफिनेशन आ सकती है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, प्रति इकाई आयतन मतलब आयतन नीचे, और चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम नेट क्या होता है बताओ भाई, कैपिटल एम होता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व या चुंबकत्व की तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इस बार के मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो देख लो। चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध, ये मैंने आपको बताया बच्चों, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, वैसे भी पूछा जाता है, तो काई एम क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, काई एम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। फिर अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकशीलता म्यू आर का मान, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर की वैल्यू फॉर सुपर कंडक्टर्स कितनी होती है, 0, और काई एम की वैल्यू -1। सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं पूर्ण रूप से। ये वाला सवाल ध्यान में रख लेना, तैयार करके जाओगे आप। यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व हो, इफ मैग्नेटिक यूनिपोल एग्जिस्ट, वैसे तो गाउस लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक यूनिपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लेकिन अगर हो तो, कंडीशन बोल रहा है अगर हो गया तो क्या होगा, तो फिर गाउस का लॉ लिखो। तो गाउस का लॉ थोड़ा समझ लो, यहाँ पे गाउस ने बोला था, यहाँ पे लिख देता हूं, गाउस ने बोला था कि B डॉट ds होता कितना है, 0 होता है, ये एक्चुअल है। अब यूनिपोल हो तो क्या होगा, तो मैं इसको कुछ ऐसा बोलूंगा, देखो E डॉट ds याद है क्या, E डॉट ds इज इक्वल्स टू समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है। यहां पर E की जगह मैंने आपको बोला था B लिखो, E की जगह क्या लिखो, B, एरिया की जगह एरिया ही आएगा। Q की जगह बच्चों यहां पर आता है, देखो Q आवेश है ना, आवेश की प्रबलता है, तो यहां पे पोल की प्रबलता आएगी, तो मैं लिखूंगा पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव की प्रबलता है ना, ध्रुव की प्रबलता। और 1/ε0 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, म्यू नॉट से, 1/ε0 की जगह क्या, म्यू नॉट आना चाहिए, है ना, तो म्यू नॉट ऊपर आ गया। ठीक है, फिर मैं कभी स्मॉल m को पोल स्ट्रेंथ लिखा करता था, क्योंकि आरबीएससी की पुरानी किताब में स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ हुआ करता था। तब ये कैसा लिखा जाता था, तो आप फिर जब ये लिख करके आओगे ना बच्चों, जब ये लिख करके आओगे तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, म्यू नॉट समीशन m, और फिर आप यहां पे लिख करके आओगे समीशन m क्या है, नेट पोल स्ट्रेंथ। और अगर ये नहीं लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल m को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोला गया है आपकी किताब में। तो अगले को बताओ कि भैया मेरे लिए इस समय स्मॉल m क्या है, नेट पोल स्ट्रेंथ है ना, डाइपोल मोमेंट नहीं बोल रहा मैं अभी। ठीक है, या तो ये लिख के आओ, इसको तो कोई गलत निकाल ही नहीं सकता, और अगर ये लिख करके आ रहे हो तो फिर स्मॉल m बता करके आओ कि ये क्या चीज है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है, m चुंबकीय आघूर्ण। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M दिया है, जो कि मैं पहले यूज किया करता था, कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण, और 2L लंबाई वाली छड़ के लिए r दूरी पर इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है क्या, बताओ भाई, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये मैंने बताया नहीं क्या, बताया होगा, फॉर्मूलाज के अंदर कहीं ना कहीं लिखा है, ये रहा। ठीक है, पहला ही तो है, तो म्यू नॉट अपॉन 4π2m डिवाइडेड बाय r क्यूब, लेकिन फिर वो कैपिटल M लिखना, क्यों, क्योंकि अगले ने कैपिटल M ही दिया है, जो दिया है वो लिखोगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लाइक और शेयर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जितना कर पाए उतना ठीक। हैव अ गुड डे, टेक केयर।